नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके से जुड़ी है। चमक, उम्मीद और फिर अचानक आई एक खामोशी। मर्लिन डायमंड माइन की कहानी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेजी स्क्रिप्ट है, मर्लिन डायमंड खदान, हीरे की अनकही कहानी। इसी के जरिए हम इस खदान के उतार चढ़ाव भरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सफर शुरू होता है 1998 में, जब भूवैज्ञानिकों ने मैकआर्थर बेसिन में कुछ खास खोजा। क्या खोजा था? 14 किम्बराइट पाइप्स। ये वो क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के रास्ते जैसे होते ना, जो धरती के बहुत नीचे से हीरे सतह तक लाते हैं। अच्छा। तो ये पाइप्स मिले और फिर काम तेजी से शुरू हो गया होगा। हाँ, तेजी से। 2000 में एस्टन माइनिंग ने खुदाई शुरू कर दी और 2003 तक तो रियो टिंटो के साथ मिलकर करीब 5 लाख कैरेट हीरे निकाल भी लिए थे। 5 लाख कैरेट, ये तो काफी अच्छी शुरुआत लगती है, अच्छी से भी कहीं ज्यादा। इसमें सबसे कमाल की बात ये थी कि जितने हीरे निकले उनमें से करीब 65% रत्न गुणवत्ता वाले थे। 65%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, आमतौर पर दुनिया भर में जो औसत है ये उससे लगभग 3 गुना था। मर्लिन सिर्फ हीरे नहीं बल्कि बहुत कीमती हीरे दे रही थी। शुरुआत से ही उम्मीदें बहुत बढ़ गई थीं। और फिर वो एक बड़ी खबर आई थी 2002 में, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हीरा। बिल्कुल, 104.73 कैरेट का कच्चा हीरा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। सोचिए जरा, 104 कैरेट। तो क्या सिर्फ साइज ही खास था या? नहीं, साइज तो था ही, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इसी खोज ने मर्लिन को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। निवेशकों का ध्यान खींचा, पता चल गया कि जमीन में वाकई दम है। तो फिर जाहिर है इतने दम वाली खदान पर सबकी नजर होगी, हाथ भी बदले होंगे। हाँ, 2004 में इसे नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स ने खरीद लिया। इसके मालिक थे जोसेफ गुटनिक। अच्छा, तो गुटनिक के आने के बाद क्या सब ठीक चलता रहा? ये सुनहरा दौर जारी रहा? 2016 में दिवालियापन पर खत्म हो गया। ओह, तो अच्छी क्वालिटी मिलने ही काफी नहीं होता? बिल्कुल नहीं। बाजार कैसा चल रहा है, कंपनी कैसे चलाई जा रही है, ये सब बहुत मायने रखता है। फिर इसमें एंट्री हुई लुकापा डायमंड कंपनी की 2021 में। उन्होंने खरीदा इसे। हाँ, लुकापा ने $8.5 मिलियन में से खरीदा और उनके इरादे काफी बड़े थे। क्या प्लान था उनका? लुकापा का लक्ष्य था कुल 2.1 मिलियन कैरेट हीरे निकालना, जिससे करीब $1.6 बिलियन का रेवेन्यू आता। और वो सोच रहे थे कि हर साल लगभग 314,000 कैरेट निकालेंगे। ये तो बहुत बड़ा टारगेट है। कैसे करने वाले थे ये? उनका प्लान 2 हिस्सों में था। पहले ओपन पिट माइनिंग, सतह के पास जो हीरे हैं उन्हें निकालना, वो थोड़ा आसान होता है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा था वर्टिकल माइनिंग, यानी गहरी खुदाई करके उन किम्बरलाइट पाइप्स तक पहुंचना जहां और भी अच्छी क्वालिटी की हीरे मिलने की उम्मीद थी। तो तैयारी पूरी थी और अच्छी बात यह थी कि खदान में पहले से काफी कुछ था, जैसे प्लांट वगैरह। हाँ, ये प्लस पॉइंट था। प्रोसेसिंग प्लांट था, मजदूरों के रहने के लिए कैंप, हवाई पट्टी, पानी के टैंक, बिजली का इंतजाम, सब कुछ था वहां। तो लुकापा को बिल्कुल शुरुआत से नहीं करना था। तो फिर तो सब पटरी पे लग रहा था। योजना थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, 2025 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद थी। फिर क्या गड़बड़ हो गई? कहानी ने फिर मोड़ ले लिया। हाँ, यहीं पर आई असली चुनौती। एक ऐसी चीज जिसका शायद कुछ साल पहले किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। लैब में बने हीरे, लैब ग्रोन डायमंड्स। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं थे, इन्होंने तो पूरे प्राकृतिक हीरे के बाजार को, उसकी कीमत को ही हिलाकर रख दिया। तो इसका सीधा असर पड़ा मर्लिन पर? सीधा और बहुत गहरा। 2023 आते आते जो प्राकृतिक हीरे थे ना, उनकी कीमतें करीब 30% तक गिर गई। 30%? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी। अब सोचिए, लुकापा का पूरा बिजनेस प्लान तो प्राकृतिक हीरों की ऊंची कीमतों पर टिका था। जब कीमतें इतनी गिर गईं, तो मर्लिन जैसी खदान चलाना फायदेमंद नहीं रहा। तो फिर निवेशक, उन्होंने पैसा खींच लिया होगा। एकदम। जब मुनाफा कम दिखने लगा, रिस्क बढ़ गया, तो निवेशकों ने हाथ खींच लिए। बिना पैसों के लुकापा के लिए काम जारी रखना नामुमकिन हो गया। और नतीजा ये हुआ कि मई 2025 में कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ा। बाहरी प्रबंधन के हाथ में चली गई। एडमिनिस्ट्रेशन यानी दिवालिया होने जैसी स्थिति? हाँ, काम रुक गया। हाँ, आप कह सकते हैं। लेनदारों के हितों को देखने के लिए बाहरी एडमिनिस्ट्रेटर आ गए और मर्लिन खदान में उत्पादन शुरू होने से पहले ही एक बार फिर सब ठप हो गया। तो ये है मर्लिन डायमंड माइन की कहानी।
भूविज्ञान, बिजनेस और इंसानी उम्मीदों के एक अजीब से मोड़ पर आकर रुक गई है। बिल्कुल। आज वो खदान एकदम शांत है, जैसे कोई अधूरी कहानी हो, और उसकी खामोशी में ना कई सवाल तैर रहे हैं। हाँ, ये कहानी सिर्फ हीरों की चमक या उनके दाम गिरने तक ही नहीं है, कुछ और भी है इसमें। निश्चित रूप से मर्लिन हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या किसी प्राकृतिक संसाधन की कीमत सिर्फ इस बात पर तय होती है कि वो कितना दुर्लभ है या कितना अच्छा है, या फिर बाजार की ताकतें और नई टेक्नोलॉजी जैसे ये लैब वाले हीरे उसकी किस्मत तय करते हैं? बिल्कुल। ये सवाल सिर्फ मर्लिन के लिए नहीं है, ये धरती से निकलने वाली हर कीमती चीज के भविष्य से जुड़ा है। हमें सोचना होगा कि इस दौलत का असली कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है, प्रकृति के, बाजार के या फिर विज्ञान के।